नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी को काफ़ी डिटेल में मैं जा कर के पढ़ा रहा हूं। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने, जैसा कि आप सभी को कैबिनेट मिशन 1946 तक तो सारी चीज़ें बता दी थी कि इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स थे, लवर्नेस थे और अलेक्जेंडर थे। लेकिन अब हमारी कहानी उसके आगे चलेगी और अब हम जानेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से आए थे और चीफ कमिश्नरियाँ कितनी थी, वो कौन कौन सी कमिश्नरियाँ थीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर ठीक है, मैं फिर वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संविधान बनाने में जो ये कुल सीटें कितनी थी। तो अब हमारी कहानी उसके आगे चलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो कुल जो सीटें जो थी ना संविधान बनाने, संविधान सभा बनाने में, संविधान संविधान सभा सभा बनाने में कुल सीटें जो थी दोस्तों, वो थी हमारी 389। ये थोड़ा नंबर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कुल जो सीटें हैं वो 389 है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, कैसे कैसे मैं इनको बांटूंगा, अभी अब देखिएगा। ठीक है, 389 को ही कैसे कैसे बांट रहा हूँ, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, दिस इज अवर इंडिया। ओके, और एक मिनट, ये हमारा देश हो जाता है। ठीक है, समझने के लिए बस समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है हमारा पाकिस्तान, और ये हमारा इंडिया हो जाता है, और ये हमारा बांग्लादेश हो जाता है, बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 1947 से पहले ये जो पूरा एरिया है ना, इसको भारत के नाम से जाना जाता था। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश तो खैर 1972 में बना है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि इसकी कहानी क्या है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये जो पाकिस्तान वाला जो जगह है, ये एरिया, ये भी पहले भारत में ही था, और ये जो है ये बांग्लादेश, ये भी पहले भारत का हिस्सा था। ठीक है, वो तो जब बंटवारा हुआ उसके बाद में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बन गए। ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया और ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके पहले तो सब एक ही था। तो अब ये जो 389 जो सीटें हैं ना, ये 389 जो सीटें हैं हमारी, ये 389 ये पूरे भारत से आ रही हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में भी हैं और पश्चिमी पाकिस्तान में भी हैं और पूरे मतलब इंडिया में भी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये 389 जो सीटें हैं ये पूरे भारत से हैं। ठीक ना, अभी जो बंटवारा नहीं हुआ था उस भारत से हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये 389 सीटें हैं, 389 सीटें। ठीक है, अब इसको देखिए मैं कैसे कैसे बांट रहा हूँ। एक ये और एक ये, तो यहाँ पर हमारी हो जाएंगे 296। तो 296 क्या है भाई, अभी बता रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर हो जाएंगी हमारी 93। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो हमारे पास यही आंकड़ा आएगा, 389 वाला ही। ठीक है, अच्छा, तो ये जो 296 जो है ये कहाँ से है, तो ये ब्रिटिश इंडिया से है। ये ब्रिटिश इंडिया से है, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया से है। तो ये क्या है, तो ये हमारी प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली, STATE, स्टेट्स। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा,
तो अभी आप सोचेंगे कि ब्रिटिश इंडिया क्या है, अब प्रिंसली स्टेट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटिश इंडिया वो इंडिया था जहां पर क्राउन यानी कि महारानी जो थी वो डायरेक्ट रूल करती थी, ठीक है। यानी यहाँ पर 296 जो सीटें हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पर जो क्राउन है यानी कि जो रानी है वो डायरेक्ट रूल कर रही है। बट यहाँ पर जो है ये जो 93 जो सीटें हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंसली स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट पर वो इनडायरेक्टली वो रूल करती थी क्वीन। दोनों जगह रूल क्वीन का ही था, ठीक है। बट यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर ये डायरेक्ट था और यहाँ पर इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट कैसे था, तो ब्रिटिश इंडिया में तो वो डायरेक्ट रूल कर रही है, लेकिन प्रिंसली स्टेट में होता क्या था कि यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे जो कि रानी को रिपोर्ट किया करते थे, ठीक है। बीच में भी उसके कुछ नुमाइंदे होते थे, डायरेक्ट रानी को तो रिपोर्ट नहीं करते थे वो लोग, बीच में भी उनके कुछ सचिव वचिव हुआ करते थे जो कि रानी को रिपोर्ट करते थे। लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि प्रिंसली स्टेट पर डायरेक्ट क्वीन का रूल नहीं था शासन था उसका, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि प्रिंसली स्टेट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के अधीन थे, ठीक है। अब ब्रिटिश भारत प्रत्यक्ष रूप से अधीन था, यानी कि 296 वाला जो है वो डायरेक्ट था और 93 वाला इनडायरेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो 296 जो है, 296 अब इसको देखिए मैं कैसे बांट रहा हूँ। एक मिनट बोर्ड को मैं क्लियर कर दूँ। क्या है कि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है मेरे लिए ना, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पढ़ना आप ही लोगों को है। ये 296 जो है, ठीक है। अब इसको देखिए मैं कैसे बांट रहा हूँ। अब इसको बांटूंगा मैं दो भाग में, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 292 कर दूँगा, 292, और यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर 4 कर दूँगा, ठीक है। तो यानी कि 292 और ये 4, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 292 क्या है भाई, तो ये 292 जो है ना ये ब्रिटिश प्रोविंस था। ये 292 जो है ये वाला ये ब्रिटिश प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रोविंस था, ठीक ना। और ये जो हैं ये जो चार हैं ये चार चीफ कमिश्नरियाँ हैं, ठीक ना। ये चार जो हैं चीफ कमिश्नरियाँ हैं, चीफ कमिश्नरियाँ प्रोविंस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोविंस है ये। तो ये चार कौन कौन सी हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो है वो हमारा दिल्ली था, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा जो था हमारा वो अजमेर मारवाड़ वाला क्षेत्र था, ठीक है, राजस्थान वाला। राजस्थान में जो अजमेर मारवाड़ है ना वही था वो, अजमेर मारवाड़, ठीक है। तीसरा क्या था, तो तीसरा भाई हमारा था कुर्ग, कर्नाटक वाला, CURG, कुर्ग, ठीक है। और ये जो है चौथा जो था ये था हमारा, अब ये था हमारा ब्रिटिश बलूचिस्तान, बलूचिस्तान था ये, बलू बलू एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कहाँ गया ये, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक ना। बलूचिस्तान यानी कि चार कौन कौन सा था, तो एक दिल्ली था, एक अजमेर मारवाड़ था, एक कुर्ग था और एक बलूचिस्तान था। चार याद रखिएगा, चारों का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है आपसे अगर डीप में गया तो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि दिल्ली भी भारत में है, अजमेर मारवाड़ भी भारत में है, कुर्ग भी भारत में ही है, लेकिन बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में चला गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 1947 के भारत की, 1947 से पहले की भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि सब वही भारत का हिस्सा था, ठीक ना। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हमारा ये जो 93 जो सीटें हुआ करती थी, 93 सीटें जो थी, ठीक है, जो कि प्रिंसली स्टेट की हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट,
ये प्रिंसली स्टेट की जो सीटें हुआ करती थी ना, ये इस पे इलेक्शन नहीं हुआ था, यानी कि नो इलेक्शन, ELECTION, इस पर मतलब चुनाव नहीं हुआ था। ये लोग नॉमिनेटेड थे, ऐसे याद रखिएगा आप लोग कि ये लोग जो हैं, ये लोग नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड, ठीक है। हम्म। तो बाकी जो 296 सीटें कौन सी थी, तो ये जो 296 जो सीटें हैं, इस पर इलेक्शन हुआ था, वो मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्शन हुआ था और कितने लाख पर थे, ठीक है। सारी चीज़ें ये काफ़ी प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं। तो इस पर इलेक्शन हुआ था और 93 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो संविधान सभा आंशिक रूप से तो आपको पता ही होगा कि चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत हो गई। भाई सीधी सी बात है कि 93 सीटें जब हम इलेक्शन नहीं कर रहे हैं और 296 पर इलेक्शन कर रहे हैं, तो यानी कि अब आधा चुन रहे हैं, आधा बिना चुने बुला रहे हैं, आधा मनोनीत कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट के जो राजा राजकुमार थे ना, मतलब जिसे चाहें उसे अपनी तरफ से उन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए भेज दिया, अपने तरफ से चुन करके। यानी कि 93 जो थी ना, 93 सीटों के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि अपने नुमाइंदों को, अपने लोगों को क्या किया कि संविधान सभा में वो डायरेक्ट गए नहीं। भाई उनका ईगो शायद हो सकता है कि बीच में आ गया हो, ठीक है, कि हम राजा हैं, हमको नहीं बुलाया गया डायरेक्ट, हमको इलेक्शन नहीं किया गया, तो हम नहीं जाएंगे, तो हम अपने किसी आदमी को भेज देते, किसी खास आदमी को, जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करेगा वहाँ संविधान सभा में। अच्छा, तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो पहले क्या था, ये 389, 389, इसको मैंने बांटा दो भाग में, दो भाग में बांटा, ठीक है। पहला क्या था, तो पहला था हमारा 296, 296, और अगला क्या था, अगला था हमारा 93। ये क्या था, ये प्रिंसली स्टेट था, और ये क्या था, ये ब्रिटिश इंडिया था ये, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर इस 296 को भी मैंने दो भागों में तोड़ दिया है। पहला क्या है, तो पहला था 292, और दूसरा क्या था, तो दूसरा था हमारा चार। ये चार क्या था, तो चीफ कमिश्नरियाँ हुआ करती थी, और 292 क्या था, तो ये हमारा ब्रिटिश प्रोविंस था, ठीक है, याद हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये जो 200 जो 96 जो सीटें हैं ना, 296 जो सीटें हैं, इनमें से ये याद रखिएगा कि 208 जो सीटें हैं, 208 ये INC को, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को चली गई, ठीक है। और 73 जो हैं वो मुस्लिम लीग को, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है। अच्छा, और 15 जो था वो अतिरिक्त में हो गया था, 15 जो है वो अदर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि INC में लोग ज़्यादा हैं। भाई सीधी सी बात है कि 296 में से 208 तो INC में चले गए, और उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ भी करती थी, ठीक है। और तो प्रिंसली स्टेट की जो 93 जो सीटें थी ना, वो संविधान सभा में भर नहीं पाई थी। मतलब 93 सीटें वो जो थीं वो इसमें क्या कहते हैं कि संविधान सभा में भर नहीं पाई थी, ठीक है। कुछ लोग भाई भेजें, कुछ लोग नहीं भेजें, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, तो कुछ ने भेजा, कुछ ने नहीं भेजा, कोई दबाव थोड़े ना था उनके ऊपर, ठीक है। भाई मैंडेटरी होता तब तो वो भेजते, वो दबाव तो था नहीं किसी प्रकार का, मन किया भेजा, मन किया नहीं भेजा, इसलिए वो 93 जो सीटें वो भर नहीं पाई थी। तो 296 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। 296 सीटों पर, ये 296 जो सीटें हैं ना, 296 जो सीटें हैं, इन पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि एक सीट का मतलब क्या था, कि कितने लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा था वहाँ पे। तो एक सीट का, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक सीट जो है ना, ये 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। अब कुल सीटें कितनी थी, टोटल सीटें कितनी थी, अरे भाई टोटल तो हमारी 389 ही थी ना, ठीक है। तो 389
का गुणा आप करके देखिएगा 10 लाख में, तो आपको पता है क्या मिलेगा? 38 करोड़ 90 लाख समथिंग मिलेगा। और आपको जान के हैरानी होगा कि आज़ादी के समय पर भारत की आबादी भी करीब करीब 40 के करीब में था। ठीक है, तो यानी कि ये आंकड़े सही हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कि 296 सीटों पर जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था ना, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे उनमें विधानसभाएं थीं, और इस विधानसभाओं के सदस्य ने वोट किया था। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई कि जितने ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस कितने थे? 296 थे। भाई 296 को ही तो फिर मैंने दो भागों में बांटा, 292 और 4। तो ब्रिटिश प्रोविंस में विधानसभाएं हुआ करती थी, और इन विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने वोट किया था। ठीक है, और वोट कैसे हुआ था? तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि आज राज्यसभा के जैसे लोग चुने जाते हैं ना, सदस्य जो चुने जाते हैं राज्यसभा के, वो इसी से चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे एकल संक्रमण, ये तो मुझे जैसे लगता है कोई बीमारी है उस तरीके का, मतलब साउंड करता है ये। एकल संक्रमण मणि मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में आज इसी मतलब प्रोसेस के द्वारा जो सदस्य हैं ना जो चुने जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना कि राज्यसभा में जो सदस्य जो होते हैं वो विधानसभाओं के ही तो जो सदस्य होते हैं उनको चुन करके भेजते हैं वोट करके। भाई वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्टेट का ही तो करते हैं वो। सीधी सी बात है, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो संविधान सभा में लगभग सारी बड़ी हस्तियाँ थीं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपसे कहूँ कि दो ऐसे कौन से लोग नहीं थे इसमें, संविधान सभा में दो ऐसे लोग कौन थे जो कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन वो दो लोग नहीं थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले थे हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, पहले इंसान जो नहीं थे। दूसरे कौन नहीं थे? तो ये भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दो लोग ना संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से अब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी अब, और डेट भी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और ध्यान रखते रहिएगा, क्योंकि अब यहाँ से हमारी मैंने आपसे कहा था ना कि लगभग लगभग 1 से 1.5 सेशन जो है वो टर्म्स में और जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनमें निकल जाएगा। हालांकि जो भी मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट, ब्लैक कर लेता हूँ। अब देखिए, ध्यान रखिएगा इसको, ये है क्या? तो 9 दिसंबर 1946 तारीख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक यहीं पर हुई थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मीटिंग ये पूछता है। ठीक ना, संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी किस दिन हुई थी, वो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, तो बताना पड़ेगा कि भैया 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो भी फैक्ट बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कांस्टेबल और लेखपाल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले पीसीएस में ना पूछे, ठीक ना, लेकिन कांस्टेबल और इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो क्या है ये? तो अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये थे हमारे, रुकिए, नाम के आगे डॉक्टर लगाना ज़रूरी है भाई, मान लीजिए पीएचडी इन्होंने किया होगा, सम्मान देना ज़रूरी है इनको। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर
1946, यानी कि ठीक 2 दिन के बाद क्या होता है, तो हम लोगों ने स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भाई ये, तो ये हमारे थे डॉक्टर, देख रहे हैं कितने विद्वान विद्वान लोग हैं, सबके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। अभी आज के टाइम पर आप पीएचडी करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचिए उस टाइम पर कैसे कैसे मतलब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे। ठीक है, ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट को याद रखिएगा। लगभग लगभग तो सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद तो सबको याद ही रहता है, लेकिन ये जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा कम लोगों को याद रहता है कि उपाध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष कौन था, तो ये थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी बंगाली थे ये। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार तो ये थे हमारे बी.एन. राव। बी.एन. राव साहब थे। ठीक है, सलाहकार। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं। ठीक है, तो 15 महिलाओं में कुछ का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, कुछ को मैं नाम बता दे रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ याद रखिएगा। जैसे दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का नाम याद रख सकते हैं आप। 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा और लग रहा है, वाइट ले लेते हैं। ठीक है। तो दुर्गाबाई देशमुख का नाम आप याद रख सकते हैं। दुर्गाबाई देशमुख हैं। ठीक है, फिर बेगम एजाज रसूल का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, हंसा जीव राम मेहता का नाम याद रख सकते हैं आप। हंसा जीव राज मेहता नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू हो गई। सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आई थिंक तमिलनाडु से थी ये। फिर राजकुमारी अमृता कौर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकुमारी अमृता, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, अमृता कौर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर विजय लक्ष्मी पंडित का नाम याद रख सकते हैं आप। ये शायद मुझे जहाँ तक लगता है ये नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सिस्टर थी ये, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, फिर पूर्णिमा बनर्जी का नाम याद रख सकते हैं। सुचिता कृपलानी का नाम याद रख सकते हैं आप। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, सुचिता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन हु वाज अ सीएम। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, कि पहली महिला कौन थी जो मुख्यमंत्री बनी, तो सुचिता कृपलानी है। फिर कमला चौधरी का नाम याद रख सकते हैं आप। रेणुका रे का नाम याद रख सकते हैं। लीला राय हैं, मालती चौधरी हैं। ठीक है, यही नाम है, लेकिन जितना मैंने बोर्ड पर दिया है 4-5 नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो ठीक है, फिर मैं जल्दी जल्दी रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, साइड से गाड़ी जा रही है, थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है कि आप लोगों को साफ ना सुनाई दे। तो ये क्या है, तो ये 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 दिसंबर का डेट भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 13 दिसंबर
1946 क्या हुआ था इस दिन? तो भैया इस दिन बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। इस दिन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि नेहरू द्वारा क्या हुआ था? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव, ठीक है, ये पेश किया गया था। अभी पारित नहीं हुआ है, ये पारित करने का भी डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो जो डेट है भैया वो है हमारा 22 जनवरी 1947। हम भैया अगले साल में आ चुके हैं ना अब। 13 दिसंबर तो वैसे ही अब आखिरी चल रहा है साल का, ठीक है। और ये सर्वसम्मति से पास हुआ था, यानी कि सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से पास, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि पूरा 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लगता है। और 26 नवंबर, ये हमारे प्रस्तावना में भी ये डेट मेंशन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत कर लिया था, यानी अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान को बनाने का एक ढांचा था। इसमें कुल 8 बिंदु थे, ठीक है। जैसे कि यह संविधान सभा भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र घोषित करती है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के राज्यों को आज़ादी के बाद भारतीय राज्य कहेंगे। सभी राज्यों को आपस में जोड़ करके भारतीय संघ का नाम देंगे। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, ठीक है। हम 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा सामाजिक न्याय हो जाता है, ठीक है। एक हमारा आर्थिक न्याय हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? एक राजनीतिक न्याय हो जाता है। ये भी मैं प्रस्तावना में बताऊंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक ना। फिर 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या पास हुआ है, क्या पारित हुआ था? तो इन्हीं सभी मतलब बिंदुओं को भाई 22 जनवरी 1947 को तो हमारा ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास हो गया था। और जो मैंने बताया ना, ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में यही ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इसी को काट छाँट करके फिर प्रस्तावना बना दिया गया था, ठीक है। अब हमारी क्लास बहुत लंबी नहीं चलेगी, अब बस एक लास्ट स्लाइड लेता हूँ। और उसमें क्या है कि यह क्लास को यहीं समाप्त कर दिया जाए। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया। फिर कैसे संविधान सभा 2 भागों में बढ़ती है, एक भारत का, एक पाकिस्तान का। फिर कैसे बंटवारा होता है, और फिर जो 93 सीटें जो नहीं भर पाई थी वो कैसे मतलब फिर फिल होती हैं। ये सारी कहानी हम आगे जानेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में जानेंगे। देखिए क्लास तो लंबी चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। और आप अगर नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको दोबारा कहीं पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है पॉलिटी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और पढ़ने वाला तो भाई पढ़ेगा, चाहे वीडियो 2 मिनट की हो, चाहे 4 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो। लेकिन यही है कि भैया 2 मिनट 4 मिनट में आप क्या पढ़ाओगे भाई? अगर डिटेल में अगर जाके आपको पढ़ाना है तो भाई वीडियो तो लंबा बनेगा ही। और ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अभी कुछ मतलब ये कुछ मतलब उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको मैंने लिया है, जिससे मैं थोड़ा सा लिखने उखने में आसानी होती है, ठीक है। तो ठीक है, खैर ये तो अलग बात हो गई। लेकिन मैं फिर कल यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो 1947 में माउंटबेटन प्लान आएगा, 2 भागों में बटेगा, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार।